दोस्तों, स्टडी विद देव चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछली वीडियो हमने अलाउद्दीन खिलजी को शुरू किया है। अलाउद्दीन खिलजी कुछ हमने देखा उनके कार्यों को, अब देखते हैं इनका बाजार व्यवस्था। अलाउद्दीन खिलजी ने गल्ला एवं मंडी बाजार भी बनवाया था, जिसमें 8 नियम बनाया था, जिसे जवाबित या फाख्ता के नाम से जाना जाता है। इसके बाद बाजार व्यवस्था में दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ने सराय अदल यानी न्याय बाजार का भी निर्माण किया था। घोड़े एवं मवेशियों के लिए भी बाजार बनवाया था और सामान्य बाजार भी यह बनवाया था दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ने। तो देखते हैं दोस्तों, इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी के अनुसार, एक इतिहासकार थे जियाउद्दीन बर्नी, इनके अनुसार अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी सेना हेतु बाजार व्यवस्था को नियंत्रित किया था। यह बाजार व्यवस्था दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में स्थापित किया था। यह बाजार नियंत्रण को बहुत अच्छी तरह से किया था। अपनी सेना हेतु बाजार व्यवस्था को नियंत्रित किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने 4 प्रकार की बाजारों को स्थापित किया था दोस्तों। जो पहला है गल्ला एवं मंडी बाजार, सराय अदल न्याय का बाजार, घोड़े एवं मवेशियों का बाजार तथा सामान्य बाजार। 4 प्रकार के बाजार का यह स्थापित किया है। 4 प्रकार के बाजार का। गल्ला एवं मंडी बाजार के लिए सुल्तान ने 8 प्रकार के नियम बनाया था, जिसे जवाबिक या फाख्ता कहा जाता था। जो गल्ला एवं मंडी बाजार है, इसमें 8 प्रकार के नियम बनाया था। गल्ला एवं मंडी बाजार में, जो गल्ला एवं मंडी बाजार था दोस्तों, इस बाजार में सहनाए मंडी यानी मंडी निरीक्षक को नियुक्त किया था, यानी उसे सहनाए मंडी के नाम से जाना जाता था। इसकी नियुक्त भी किया था देख रेख के लिए गल्ला और मंडी को। प्रथम सहनाए मंडी मलिक कबूल उलुग खानी को बनाया था। एक थे कबूल उलुग खानी, इन्हीं को पहला सहनाए मंडी बनाया था देख रेख के लिए। प्रत्येक बाजारों में वरीद, गुप्तचर और मुहनिहान यानी संदेश वाहकों का जाल भी बिछाया था। गुप्तचर और संदेश वाहकों का जाल बिछाया था। गुप्तचर जैसे वरीद को गुप्तचर कहा जाता था, मुनिहान को संदेश वाहक के नाम से जाना जाता। इसका जाल वह बिछाया था। अगर कोई व्यापारी कम तौलता है, यदि कम तौलता हुआ पाया जाता है, तो उसे शरीर से उसके बराबर, जितना वो कम तौलेगा उसके शरीर के बराबर उसका मांस कटवा ली जाती थी। बहुत दर्दनाक यह कार्य था। इससे व्यापारी भयाक्रांत थे और अलाउद्दीन खिलजी अपनी बाजार व्यवस्था में सफल भी रहा था। इससे किसी प्रकार की बाजार में चोरी नहीं होती थी, क्योंकि डर था अगर हम पकड़े गए, समझ लो क्या होगा क्या नहीं होगा, ये खुदा ही जानता रहा। कपड़ों का बाजार बदायूं ने स्थापित किया। एक बदायूं था, कपड़ों का बाजार स्थापित किया, जिसे सराय अदल कहा जाता था। बदायूं ने कपड़ों का बाजार स्थापित किया, जिसे सराय अदल के नाम से जाना जाता है, अदल कहा जाता था। इस बाजार में दीवान ए रियासत विभाग का गठन किया। दीवान ए रियासत विभाग था। इस विभाग का प्रमुख मलिक याकूब को बनाया। याकूब एक थे इनका मालिक, प्रमुख इन्हीं को बनाया गया। इस विभाग द्वारा व्यापारियों को शुल्क जमा करके अपना पंजीकरण कराना पड़ता था। प्राप्त लाइसेंस के अनुसार ही उन्हें व्यापार करने की अनुमति प्रदान की जाती थी। बदायूं के गेट पर प्रत्येक वस्तुओं की मूल्य सूची को चस्पा किया गया था। जो भी है, इसे चस्पा किया गया था, मूल्य सूची को यानी चपकाया गया था। इसी मूल्य सूची के अनुसार पर ही वस्तुओं का क्रय विक्रय किया जाता था। मूल्य सूची के आधार पर ही क्रय विक्रय वह करता था। इसके बाद इसका देखते हैं दोस्तों अलाउद्दीन का साम्राज्य विस्तार। साम्राज्य विस्तार की बात की जाए तो 2 तरह से इन्होंने साम्राज्य विस्तार किया था। उत्तर भारत की विजय भी किया था और दक्षिण भारत की भी विजय कुछ किया था। यह महत्वपूर्ण शक्तिशाली शासक था। उत्तर भारत की विजय में देखा जाए तो गुजरात विजय को 1299 ईस्वी में किया था। गुजरात विजय किया था 1299 ईस्वी में। रणथंभौर विजय 1300 से 1301 ईस्वी में किया था। चित्तौड़ विजय 1303 ईस्वी में किया था। मालवा का विजय 1305 ईस्वी में किया था।
इसके बाद दक्षिण भारत में आता है तो देवगिरी का विजय 1306 से 7 ईस्वी के बीच में किया था। तेलंगाना की विजय 1309-10 ईस्वी में किया था। द्वार समुद्र की विजय 1310 ईस्वी में किया था। पांडराज की विजय 1311 ईस्वी में किया था दोस्तों। यह विभिन्न प्रकार के युद्धों को यह जीता था, जिससे यह देखा जाता है कि यह बहुत शक्तिशाली भी था। तो आइए एक एक युद्ध पर चर्चा करते हैं दोस्तों। सबसे पहले उत्तर भारत की विजय को देखते हैं। गुजरात विजय जो 1299 ईस्वी में किया था। गुजरात विजय अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात पर अधिकार करने के लिए अपने 2 सेनापतियों नुसरत खां और उलुग खां को भेजा। इनके 2 सेनापति प्रमुख थे। उस समय गुजरात में सोलंकी वंश का शासक था रायकर्ण सिंह बघेला। रायकर्ण सिंह बघेला शासन कर रहा था, किंतु बिना युद्ध किए ही, क्योंकि यह बहुत बेखौफ था, इसका खौफ चारों तरफ फैला हुआ था। लेकिन यह सिर्फ सेनापतियों को भेजा था, जिसके नाम है नुसरत खां और उलुग खां। इनको बारे में जब जानकारी हुई रायकर्ण सिंह बघेला को, तो वह बिना युद्ध किए ही अपनी पुत्री देवल देवी को लेकर देवगिरी में यादव वंश के संरक्षण में चला जाता है। तो नुसरत खां ने गुजरात की राजधानी अहिलवाड़ पर अधिकार कर लिया। वहां से धन और रायकर्ण सिंह बघेला की पत्नी कमला देवी को दिल्ली भिजवा दिया। बताओ, धन भी लूटते थे और उनकी पत्नी भी उठवा लिया, जिनका नाम था कमला देवी। राय जो थे बघेला, रायकर्ण सिंह बघेला की पत्नी थी, इनको भी भिजवा दिया। अलाउद्दीन खिलजी ने कमला देवी से विवाह कर लिया और मल्लिकाए जहां की उपाधि प्रदान किया। अब सोचो, इनसे शादी भी कर लिया वो और मल्लिकाए जहां की उपाधि प्रदान कर दिया। अब देखते हैं दोस्तों मलिक काफूर। मलिक काफूर का मूल नाम चंद्राम था। वह इस्लाम धर्म स्वीकार करके अपना नाम परिवर्तन कर मलिक काफूर रख लिया था। इसका चंद्राम था, चंद राम नाम था या हिंदू था। इसने अपना इस्लाम धर्म स्वीकार किया। मलिक काफूर यही है। 1299 ईस्वी में सेनापति नुसरत खां ने गुजरात अभियान के समय 1000 दिनार में मलिक काफूर को खरीदा, उसे दिल्ली लेकर आया। मलिक काफूर को 1000 दिनारी के नाम से भी जाना जाता है। उन्हें 1000 दिनारी कहा गया क्योंकि 1000 दिनार में इनको खरीदा गया। अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण अभियानों में मलिक काफूर सेनाओं का नेतृत्व किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक काफूर को ताज उल मुल्क काफूरी का उपाधि प्रदान किया था। यह एक कुशल नेतृत्व करता था मलिक काफूर। इसके बाद देखते हैं दूसरा रणथंबोर विजय 1301 ईस्वी की। अलाउद्दीन खिलजी ने नुसरत खां और उलुग खां नामक दोनों सेनापतियों के नेतृत्व में रणथंबोर पर आक्रमण करने के लिए भेजा। 1300 ईस्वी में रणथंबोर के राणा हमीर देव द्वारा, वहां का था रणथंबोर का राजा राणा हमीर देव द्वारा नुसरत खां पराजित हुआ और मारा गया। इसके बाद सेना वापस दिल्ली आ गई। जब वह नुसरत खां मारा गया तो वह जो सेना और थी वह वापस दिल्ली आ गई। तो 1301 ईस्वी में स्वयं अलाउद्दीन खिलजी रणथंबोर पर आक्रमण करके राणा हमीर देव को पराजित कर मार डाला और राणा हमीर देव की रानियों ने जौहर प्रथा अपना ली, यानी स्वयं को मार डाला। एक नोट है दोस्तों, इसको देख लीजिए, नोट इंपॉर्टेंट है, इसी जौहर प्रथा से संबंधित है। राजपूताना राज की महिलाएं जब अपने सतीत्व को इसकी रक्षा करने के लिए सामूहिक रूप में आत्मदाह कर लेती थी तो इसे ही जौहर प्रथा कहा जाता था। इस प्रथा का प्रचलन राजपूताना राज्यों में था। ये अपने आप को सती कर लेती थी। इसके बाद चित्तौड़ विजय देखते हैं दोस्तों 1303 ईस्वी में। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ के राजा रतन सिंह को पराजित कर मार डाला। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ के राजा रतन सिंह को पराजित करके मार डाला और रतन सिंह की प्रमुख रानी पद्मावती
अन्य रानियों को लेकर जौहर प्रथा अपना ली। अलाउद्दीन खिलजी का इतिहासकार अमीर खुसरो ने इस अभियान में गया था। जो अमीर खुसरो था अलाउद्दीन का इतिहासकार, ये भी इस अभियान में गया था। तो अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का नाम बदलकर खिजराबाद रख दिया। खिजराबाद। अपने बड़े पुत्र खिज्र खां को वहां का हाकिम नियुक्त कर दिया। और चित्तौड़ अभियान का उल्लेख मलिक मोहम्मद जायसी ने अपने ग्रंथ पद्मावत में भी किया है, क्योंकि वहां के राजा राणा रतन सिंह की प्रमुख रानी थी पद्मावती। इन्हीं की पत्नी थी रतन सिंह की पत्नी पद्मावती। इन्हीं का वर्णन मलिक मोहम्मद जायसी ने किया। इसके बाद दोस्तों देखते हैं मालवा का विजय। मालवा का विजय 1305 ईस्वी में होता है। वहां का शासक था महलक देव। मालवा का शासक महलक देव था। उसने अलाउद्दीन खिलजी ने सुल्तान मुल्तान के गवर्नर आइन उल मुल्क को मालवा पर आक्रमण करने का आदेश दिया। आइन उल मुल्क को कि आप मालवा पर आक्रमण करिए, ऐसा वह आदेश दिया। तो 1305 ईस्वी में आइन उल मुल्क ने मालवा के शासक महलक देव को पराजित कर मालवा पर अधिकार कर लिया। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने आइन उल मुल्क को अपनी अधीनता में मालवा का शासक नियुक्त कर दिया। इस प्रकार से यह मालवा का भी विजय हो जाता है। इसके बाद दोस्तों उत्तरी अभियान खत्म। आप देखते हैं दक्षिणी अभियान। तो दोस्तों यहाँ से पढ़ेंगे अगली क्लास में। तो दोस्तों मिलते हैं और बेहतरीन क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।